तो बच्चों आज हम करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के एनसीईआरटी की जो क्वेश्चंस है उनके आंसर करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? F इज इक्वल टू होता है Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू masses m1 एंड m2। अब डिस्टेंस को जो r है इसको रिड्यूस करके r/2 कर दिया गया है। तो देखो F जो चेंज है F डैश इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन r/2 का होल स्क्वायर। This is equal to Gm1 m2 upon r square by 4. This is equal to Gm1 m2 upon r square multiplied by 4. अब यदि f upon f डैश निकाला जाए तो कितना आ जाएगा? Gm1 m2 upon r square divided by Gm1 m2 upon r square multiplied 4 is equal to 1 upon 4। यानी कि यदि डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो जो नया फोर्स उनके बीच में होगा वो होगा 4F। यानी जब डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया तो अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है 4 टाइम्स बढ़ गया जो पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ करता था। दूसरा क्वेश्चन है, gravitational force acts on all objects in proportion to their masses. Why then a heavy object does not fall faster than a light object? ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम नीचे गिराते हैं और वो फ्री फॉल हम मान के चलते हैं, फ्री फॉल यानी एयर रेजिस्टेंस नहीं है, केवल ग्रेविटी का ही फोर्स उसके ऊपर लग रहा है। तो जब दो ऑब्जेक्ट्स नीचे गिरते हैं तो नो डाउट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो दोनों मासेस पे डिपेंड करता है। हैवी मास है तो नीचे जल्दी आना चाहिए, लाइट है तो कम आना चाहिए, क्योंकि अर्थ और हैवी मास के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अर्थ और उसके बीच में जो लाइट मास है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। परंतु जो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है उसमें जो एक्सीलरेशन उत्पन्न हुआ है उसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है Gm अपॉन r स्क्वायर। जब ऑब्जेक्ट अर्थ के नजदीक ही हो, यानी उसके और अर्थ के बीच की डिस्टेंस को हम लगभग r के बराबर ही मानते हैं, अर्थ की सरफेस के वो पास में हो। तो जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो होता है Gm अपॉन r स्क्वायर। इसके अंदर तो ये मास अर्थ का कांस्टेंट, ये g कांस्टेंट, ये कांस्टेंट जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। अब ऑब्जेक्ट का मास चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, सभी को आना इसी एक्सीलरेशन से नीचे है, तो फिर हैवी ऑब्जेक्ट और लाइट ऑब्जेक्ट की बात ही नहीं रही, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड करता ही नहीं है। केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डिपेंड्स अपॉन देयर मासेज, बट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन देयर मासेज। सो ऑल ऑब्जेक्ट्स कम टू अर्थ with same acceleration. Question third है, what is the magnitude of the gravitational force between the earth and 1 kg object on its surface? तीसरा क्वेश्चन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बराबर हो गया? वो हो गया Gm अपॉन r स्क्वायर। अब देखो r का मान ये कह रहा है कि what is the magnitude of gravitational force between the earth and a 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। तो सरफेस के ऊपर ही वो ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में डिस्टेंस होगी अर्थ की रेडियस। अब g का मान कांस्टेंट है, आपको पता है, m अर्थ का मान, अर्थ का मास ये m 1 kg दिया हुआ है और ये अर्थ की रेडियस जो है कांस्टेंट है 6400 किलोमीटर। इन सब के आप मान रख दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है, the earth and moon are attracted to each other by the gravitational forces. Does the earth attract the moon with a force that is greater or smaller or same as force with which moon attracts the earth? Why? ये तो बात क्लियर कट है
कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एक ऑब्जेक्ट m1 में और दूसरा ऑब्जेक्ट m2 में, तो जितना फोर्स से ये खींचता है उतना ही फोर्स से वापस ये ऑब्जेक्ट खींचता है, यानी दोनों पे फोर्स जो है इक्वल एंड अपोजिट लगते हैं। तो अर्थ और मून पे भी जो फोर्सेस लग रहे हैं वो दोनों एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से ही अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि अर्थ ज्यादा फोर्स से खींच रही है और मून ज्यादा कम फोर्स से खींच रहा है, ऐसा नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। बिल्कुल सही है। अब देखो कि अर्थ मून को खींचती है और मून भी अर्थ को खींचता है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा। परंतु मैंने आपको बताया था, यदि आपको याद हो, दो कोई भी मासेज हो, एक मासेज हैवी है और एक लाइटर है, दोनों एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करेंगे वो तो सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, परंतु उनमें जो वेलोसिटीज होगी, उनमें जो उनके मोशन के जो एक्सीलरेशन उत्पन्न होगा वो दोनों के अलग अलग होंगे। क्यों अलग अलग होंगे? कि वो डिपेंड करेगा उनके, जैसे एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन, एक्सीलरेशन किस पर डिपेंड करता है? वो करता है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, यानी जो फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाई उसका जो मास है। अब अर्थ और मून के बीच में फोर्स तो सेम लग रहा है, ठीक है, परंतु मास दोनों के अलग अलग है। तो अर्थ का मास क्या है कि बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए अर्थ में एक्सीलरेशन जो है बहुत कम उत्पन्न होगा, इतना कम होगा कि पता ही नहीं चलेगा। कैलकुलेशन करके देखना चाहो तो आप रख के देख लो, अर्थ एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ कितना होता है, फोर्स रख दीजिए, फोर्स किसके बराबर होता है? Gm अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास, अर्थ का मास रख दीजिए। तो अब इसके अंदर कैलकुलेशन करोगे तो ये G का मान रखो, मून का मास रखो और आर स्क्वायर रखो, अर्थ की रेडियस रखो, ये सारा कैलकुलेट करके देखो। एक्सीलरेशन बहुत कम आता है, इसलिए जो है मून की और अर्थ जो है बिना लगभग नई एक्सीलरेशन से ही वो उसकी ओर जाती है, हमें फील ही नहीं होता वो एक्सीलरेशन इतना कम होता है। What happens to the force between two objects? Question number 6 है कि what happens to the force between two objects if the mass of one object is doubled? Question number 6, दो ऑब्जेक्ट है, एक है m1 एक है m2, इनके बीच में फोर्स पे क्या होगा यदि मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल? देखो फोर्स होता है Gm1 m2 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस यदि r है तो r स्क्वायर। अब एक का मान, किसी एक ऑब्जेक्ट का मास जो है डबल कर दिया गया, तो ये किसके बराबर हो गया? 2Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जो कि इस फोर्स के डबल है। यदि ये F डैश ले लेते हैं अपन तो F डैश इज इक्वल टू डबल ऑफ प्रीवियस फोर्स, यानी उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डबल हो जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड एंड ट्रिपल्ड। अब यदि इनके बीच की डिस्टेंस डबल कर दी जाए तो फोर्स क्या होगा? Gm1 m2 अपॉन डिस्टेंस को डबल कर दिया, यानी r को 2r कर दिया, तो कितना हो गया? Gm1 m2 अपॉन 4r स्क्वायर। जब ये f में आप इसका f का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जब इसका भाग दोगे तो आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी f डैश इज इक्वल टू f बाई 4, यानी नया जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो पुराने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का 1/4 हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट डबल कर दोगे तो हो जाएगा 1/4। इसी तरीके से ट्रिपल कर दोगे तो यहाँ 3r कर देना तो 9r स्क्वायर हो जाएगा, तो वो f बाई 9 हो जाएगा, यानी 1/9 पार्ट हो जाएगा उसका प्रीवियस फोर्स का। द मासेज ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड। m1 को भी 2m कर दिया, इसको भी 2 कर दिया, तो 2 × 2 4 हो गया, तो नया फोर्स होगा वो पुराने फोर्स का 4th टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चंस आप कर सकते हो। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? ये मैं आपको अच्छी तरह से लिखा चुका हूं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सारे यूनिवर्स को जो है एक तरीके से बांध के रखना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का काम है।
दो ऑब्जेक्ट जो हम अर्थ पे चल रहे हैं, हम और अपने पोजीशन के अनुसार जहां जाना चाह सकते हैं, अर्थ के साथ जो हम बंधे हुए हैं, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के कारण है। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट? अर्थ एंड ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। अब यह 10th क्वेश्चन है। अमित buys few grams of gold at the poles as per the instruction of one of its friends. He hand over the same when he meets him at the equator. Will the friend agree with the weight of the gold brought? If not, why? देखो, ये मैंने ग्रेविटी का जब बताया था, ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की बात मैंने बताई थी, तब मैंने कहा था कि ये डिपेंड करती है कि अर्थ पे आप कहां खड़े हो। अर्थ पे इक्वेटर पे जाओगे तो अलग है, क्योंकि जी का मान होता है Gm/r²। अर्थ की रेडियस जो है पोल्स पे कम होती है, अर्थ की रेडियस पोल्स पे कम होती है। जैसे अर्थ जो है मान लो इस शेप में है, तो ये है पोल्स, ये रेडियस कम है, ये है इक्वेटर, ये तो इक्वेटर लंबी लेंथ ज्यादा होती है, तो इक्वेटर पे जो है रेडियस जो है ज्यादा होती है। तो जी का मान पोल पे जो है वो जी ज्यादा होता है, और इक्वेटर पे जो जी होता है वो लेस होता है। और वेट बराबर क्या होता है? mg। यानी कि जो गोल्ड खरीदा गया है और जिसको पोल पे ना मेजर किया गया है, तो वेट ज्यादा है। जैसे ही वो इक्वेटर पे आएगा वो वेट कम हो जाएगा, तो सामने वाला कहेगा कि मैंने को तो कम वेट पे क्यों दे रहे हो। ठीक है ना। 11th क्वेश्चन है, वाई विल ए शीट ऑफ पेपर फॉल्स स्लोअर देन दैट वन इज क्रम्पल्ड इनटू ए बॉल? एक पेपर है मान लीजिए इस तरह का, ठीक है, और इसको बॉल के रूप में मान लीजिए यूं क्रम्पल्ड कर दिया गया। अब इसका भी मास m है, इसका भी मास है m है, नीचे दोनों का वेट जो लग रहा है वो सेम लग रहा है, mg लग रहा है, यहां तक ठीक है। फिर भी ये जो आता है अर्थ की ओर तो ये स्लो आता है, ये फास्ट आता है। क्यों? कि जो इसके ऊपर ए रेजिस्टेंस लगता है, ए रेजिस्टेंस जो लगता है, इसका एरिया ज्यादा होने के कारण, इसका जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा होने के कारण जो ए रेजिस्टेंस जो इसको ऊपर की ओर वापस धक्का देता है वो ज्यादा होता है। इसका एरिया कम होता है, उसके ऊपर ए रेजिस्टेंस कम लगता है। जब एरिया ज्यादा होने के कारण, ए रेजिस्टेंस ज्यादा लगने के कारण जो टोटल फोर्स जो है, रिजल्टेंट फोर्स है नीचे की ओर, mg माइनस ए रेजिस्टेंस, तो ए रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इफेक्टिव जो वेट नीचे की ओर लग रहा है वो कम हो गया, इसलिए ये धीरे आता है, इसको अर्थ धीरे धीरे खींचती है, इसका एक्सीलरेशन कम हो जाता है। और इसके ऊपर जो है ए रेजिस्टेंस कंपेरेटिवल टू दिस कम होता है, इसलिए mg इफेक्टिव जो है ज्यादा होता है, तो अर्थ उसको अर्थ की ओर वह तेज गति से आता है। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज ओनली 1/6 as strong as gravitational force on the earth. What is the weight in Newton of a 10 kg object on the moon and on the earth? अब देखो ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg, अब मून पे जो है उसका वेट एट मून डिवाइडेड बाई, मान लो वेट एट अर्थ लेते हैं तो आता है 1/6। ये हमने पढ़ा था कि मून पे जो वेट होता है वो अर्थ पे वेट होता है उसका 1/6 होता है। अब व्हाट इज द वेट ऑन न्यूटन ऑफ ए 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन मून एंड ऑन द अर्थ? अर्थ पे जो 10 kg का है, यदि मास उसका दे दिया है 10 kg का, तो अर्थ पे तो कितना वेट हो गया? बराबर mg, m का मान 10 इंटू g का मान लीजिए आप 10 मान लीजिए, तो हो गया 100 न्यूटन हो गया अर्थ पे तो। और मून पे हो गया 100/6, जितना भी है कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th,